फिर जिप में है। तो ये सारे के सारे आपके मेडिकल के अंदर है। ऑलराइट, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन ओलंपिक्स को लेकर। तो फाइनली जो है वो ओलंपिक्स कंक्लूड हो गया। हमारा मेडल जो है वो पिछली बार से हम लोग उतने ज्यादा, इस बार उम्मीद थी कि कम से कम 8 से 10 मेडल है जो कि हम लोग लेके आ सकते हैं, लेकिन हो नहीं पाया बिकॉज एक गोल्ड मेडल का हम लोग ऐसे 6 जगह पे हम लोग 4th नंबर के ऊपर रह गए। सोचिए आप, 6 ऐसी पोजीशन ऐसे प्लेयर्स थे हमारे जो 4th नंबर पे रह गए। उसमें से थोड़ा सा और अगर हम लोग कन्वर्ट कर पाते तो ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर या गोल्ड तक है जो कि पहुंच पाते, तो वो एक हमारे नंबर के अंदर पीछे रह गया। और ओवरऑल हमारी जो रैंकिंग रही इस वाले ओलंपिक्स के अंदर खास नहीं रही, 71 रैंकिंग के ऊपर है जो कि हम लोग टोटल रहे। 0 गोल्ड रहे, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज का टोटल 6 मेडल है जो कि रहे। पैक बेरियर ओपनिंग सेरेमनी के अंदर पीवी सिंधु और शरद कमल थे, और अभी मनु भाकर और श्रीजेश है। ठीक है, दोनों ही ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। मनु भाकर के पास 2 मेडल। श्रीजेश जो है वो उनका लास्ट ओलंपिक था और काफी सीनियर प्लेयर है हॉकी के अंदर, तो अभी उनको भी सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है जो कि यहाँ पर मिला है। अब जो अगला ओलंपिक्स होने वाला है 2028 के अंदर वो होगा लॉस एंजलिस के अंदर, एलए के अंदर। और 2032 का जो प्लान किया गया है वो कहाँ पे, ब्रिस्बेन के अंदर है जो कि किया गया है। 2036 का भी डिसाइड नहीं हुआ है जिसके अंदर हम लोग भी पार्टिसिपेशन करेंगे। इस बार जो है वो बजट के अंदर गुजरात को 500-600 करोड़ रुपए मिले हैं। हालांकि मेडल एक भी नहीं है गुजरात से, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने को लेकर जो है पैसा है जो कि काफी मिला है। हरियाणा जहां से मैक्सिमम मेडल है उनको तो बजट में मिले 60-70 करोड़, 80-90 करोड़ रुपए के आसपास है कुछ। गुजरात को 500-600 करोड़ मिले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, सो दैट 2036 के अंदर हम लोग जो है ओलंपिक के अंदर बिड है जो कि लगा सके। ठीक है, लेकिन वो ये कि जब तक हमारे मेडल इंप्रूव नहीं होंगे, जब तक ओलंपिक कमेटी इस चीज को कंसिडर करना भी बड़ा डिफिकल्ट है। थोड़ा हमारे मेडल के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है ना। चलिए ठीक है, इस टोटल मिला के हमारे पास 10 गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 21 अभी ब्रॉन्ज है। टोटल मिला के 41 मेडल है जो कि हमारे यहाँ पे हमारे ओलंपिक्स के अंदर हो चुके हैं। पहला 1900 से लेकर 2024, 124 साल के अंदर ये हमारे टोटल मेडल है। ठीक है, चाइना ने जो है वो पहली बार जो खेला था वो 1988 के आसपास ही खेला था। उससे पहले तो वो बाइकआउट कर रहा था 84 तक, तो उसके बाद में किया और उसके बाद में भयंकर लेवल के ऊपर उसने काम किया। चलिए ठीक है, अगर मैं हमारे स्पोर्ट्स बजट के बारे में बात करूं तो बहुत ही खराब बजट है हमारा। मतलब आपको जान के हैरानी होगी कि कल भी हमने शायद इसके बारे में बात करी थी कि हमारा स्पोर्ट्स बजट बहुत ही लो है। हमारा टोटल 3400 करोड़ का बजट है हमारे स्पोर्ट्स का। ये हमारा स्पोर्ट्स का बजट है। चाइना का पता है कितना है? 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ रुपए है जो कि चाइना बजट, मतलब जीडीपी में इतना फर्क नहीं, जीडीपी में तो 5-6% ही है, 5-6 गुना ही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितना हो गया, मेरे ख्याल से 40 गुना के आसपास हो गया होगा। आई थिंक 10 गुना, 10, 20, 30, मतलब वही है, कम से कम 50 टाइम से भी ज्यादा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा फर्क है हमारे बजट में, जिस वजह से हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और इसके हमारा बजट कम है, इस वजह से इंफ्रा कम है, मोटिवेशन कम है ना। हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी के तौर पे नहीं माना जाता है। स्पोर्ट्स को एज ए करियर जो है वो लोग चखते हैं कि ओलंपिक में या इंटरनेशनल लेवल पे कितने लोग पहुंचेंगे, जो नहीं पहुंचेंगे उनका क्या होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझ गए। तो उस क्वेश्चन को काउंटर करने के लिए जरूरी है कि हम लोग उनको फंड करें, उनको अच्छी जॉब्स अवेलेबल करवाएं, उनके पास में कोचिंग का अच्छा ऑप्शन हो, उनके पास में प्रॉपर डिग्रीज हो, है ना, ताकि फॉर्मली तरीके से अच्छी जॉब भी जो है वो उनको फ्यूचर में मिल सके। ठीक है, चाइना ने ऐसा नहीं कि हर स्पोर्ट्स में डोमिनेट करता है। चाइना ने क्या 4-5 गेम पकड़े हुए हैं। चाइना ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जो सोवियत यूनियन ने अपनाई थी कि कुछ गेम ऐसे पकड़ लो जिसमें दुनिया खेलती नहीं है और उसके अंदर मेडल पे मेडल मारो उसमें। तो चाइना ने भी यही किया, 4-5 गेम ही चाइना के पास में जहां पे 75% उनके मेडल देखने को मिलते हैं। समझिए जैसे बैडमिंटन है, जिम्नास्टिक है, स्विमिंग हो गया, और ये कुछ ऐसे है जिसके अंदर मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, तो कई सारे मेडल है जो कि मिलते हैं। आप एक स्पोर्ट खेलते हो लेकिन मेडल बहुत सारे चांसेस होते हैं, इसी वजह से उनको फायदा मिलता है। चाइना ने एक और बहुत तगड़ी चीज करी, जैसे कि रेसलिंग है, वेट लिफ्टिंग है, इसके अंदर महिलाएं जो की है ना वो वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा मेडल है जो कि वो लेके आती है इनके लिए। तो चाइना ने एक तरीके से अपने देश के, चाइना इंडिविजुअल को छोड़ के कंट्री को प्रायोरिटी रखता है और फिर सबको वहां पे गेम के लिए जो है वो प्रोत्साहन देता है, वहां पे पार्टिसिपेशन करवाता है। 5 साल से 7 साल से बच्चों को वो विटनेस करवाता है कि किसका क्या इंटरेस्ट है। 7 साल मैक्सिमम 12 साल, और 12 साल की उम्र तक जो है वो डिकोड कर लेते हैं कि कौन से बच्चे किस चीज में अच्छे हैं और फिर उनको लगाते हैं। हमारे यहाँ पे भी जिम्नास्टिक में आपने देखा होगा ना, रोडों के ऊपर कितने बच्चे एक्रोबिक्स करते हैं, मतलब पूरी बॉडी फोल्ड कर लेते हैं यार वो टू, मतलब। लेकिन बस वही बात है कि फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए बेचारे उसे रोड के ऊपर जो है वो अपने कर्तव्य दिखाते रह जाते हैं। वरना टैलेंट की हमारे यहाँ पे कोई कमी नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं है।
लोग मेहनत की कोई कमी नहीं है। तो ओवर द ईयर अगर आप देखोगे तो बजट बहुत ही पुअर रहा है। 14 से देखोगे आप तो ये तो बेचारा 1,500 करोड़ के आसपास ही था, फिर एक बार बढ़ा, फिर ऊपर नीचे, अब इस बार वापस से जो है वो 3400 करोड़ के आसपास है जो कि किया गया है। ठीक है, यहाँ पे 2000 गवर्नमेंट एंड स्पोर्ट्स स्कूल्स हैं जो कि चाइना में देखने को मिलते हैं। कितने? 2000 ऐसे स्कूल बना रखे हैं जो कंप्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा रन होते हैं, और वो प्रॉपर तरीके से वहां पे उनकी डाइट, उनकी टेक्निक्स, उनके डेवलपमेंट के ऊपर काम होता है। और उन्होंने लेस प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स के ऊपर काम किया जो कि वेस्टर्न कंट्री जो कि खेलते नहीं है, फिर मल्टीपल गोल्ड मेडल है जहां पे देखने को मिल सकते हैं। ऐसे कौन कौन से गेम है अगर आप देखोगे तो चाइना ने 1984 तक तो बिल्कुल ही अवॉइड किया था, और उसके बाद में 6 स्पोर्ट पे फोकस किया। टेबल टेनिस हो गया, शूटिंग हो गया, डाइविंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, जिम्नास्टिक और वेट लिफ्टिंग। समझ गए? 70% के आसपास के जो इनके मेडल्स है वो इन्हीं के अंदर आते हैं, और 70% टोक्यो के अंदर भी जो डेलीगेशन था वो महिलाओं का था। तो वेट लिफ्टिंग के अंदर महिलाएं जो है वो जबरदस्त पार्टिसिपेशन करती है। अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पे टोटल मेडल जो आज के टाइम पे है, 6 टोटल मेडल है, एक 5 तो इंडिविजुअल है और एक टीम मेडल है ना। तो हरियाणा में 5 में से 4 तो हरियाणा से और एक महाराष्ट्र से। पॉपुलेशन अगर आप देखोगे 28 मिलियन की है हरियाणा की, और महाराष्ट्र की 12 करोड़ है, और इनकी 3 करोड़ के आसपास की। तो पर पॉपुलेशन पर मेडल है ना, हरियाणा में 70 लाख के ऊपर एक मेडल देखने को मिला है। वहीं पे 1.25 करोड़ महाराष्ट्र के अंदर 1.25 करोड़ लोगों के ऊपर एक मेडल है जो कि हमें देखने को मिला है। अगर आप पॉपुलेशन से कंपेयर करोगे पर मेडल के हिसाब से तो हमारे यहाँ पे 25 करोड़ की जनसंख्या, 24 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर एक मेडल है। चाइना के अंदर अगर आप देखोगे 1.5 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर एक मेडल देखने को मिला है, टोटल यहाँ पे 91 के आसपास। वैसे यूएसए में सिर्फ 26 लाख लोगों के ऊपर एक मेडल है, ब्राजील में 1 करोड़ लोगों के ऊपर एक मेडल है, और वैसे ही यहाँ पे 40 लाख, केनिया भी मतलब 40 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर एक मेडल लेके जा रहा है। सोचिए हमारी इतनी पॉपुलेशन है और फिर हमारे पास 24 करोड़ लोगों के अंदर एक मेडल जा रहा है। केनिया 40 लाख लोगों के ऊपर एक मेडल लेके आ रहा है। केनिया जिसके पास कुछ भी नहीं है, बेचारे के पास कोई जीडीपी कोई कुछ नहीं, ठीक है, वो भी 11 मेडल है जो कि लेके जा रहा है। तो हमारे लिए तो मतलब क्या ये, मतलब हमारे स्पोर्ट्स में इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ करते हैं, लेकिन ग्रास रूट पे जब तक काम नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं है, सब बातें हो जाएगी। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मैं हर ओलंपिक के बाद में इसके बारे में बात करता हूँ ठीक है, क्योंकि हर ओलंपिक के अंदर हमारी कंडीशन कुछ इसी तरीके से होती है, और हर ओलंपिक के बाद में मैं हमेशा बताता हूँ कि ये तीसरा तीसरा ओलंपिक है आई थिंक जब मैं कवर कर रहा हूँ ठीक है, चलिए हम लोग इस बार 71 पे रहे। टोक्यो के अंदर हम लोग 48 की पोजीशन के ऊपर थे, है ना। ठीक है, चलो तो इस बार जो मेडल रहे वो आपको सबको मालूम ही है। मनु भाकर, मनु एंड सरबजोत, स्वप्निल, है ना, मेंस 50 मीटर राइफल 3rd पोजीशन। ये इनके इवेंट ध्यान रखना, ये इवेंट पेपर में आते हैं आपके लिए, है ना। मनु भाकर तो आप याद कर सकते हो, और सरबजोत दिक्कत नहीं, 10 मीटर पिस्टल, एयर पिस्टल इवेंट था, और ये 50 मीटर राइफल इवेंट है जो कि स्वप्निल का है। इंडियन हॉकी ने जीता ब्रॉन्ज, नीरज चोपड़ा जैवलिन सबको मालूम ही है, और अमन जो है वो सबसे यंगेस्ट 57 केजी वेट कैटेगरी के अंदर इनको अवार्ड है जो कि मिला है। ऑलराइट, चलो इसके अलावा टोटल 41 मेडल हमारे हो चुके हैं। सबसे पहले प्रीतचंद जी 2 मेडल लेके आए थे, उसके बाद में जादव साहब 1952 के अंदर हेलसिंकी में पहला इंडिपेंडेंस के बाद में पहला मेडल। करम मल्लेश्वर एक ब्रॉन्ज लेके आई थी 2000 में सिडनी के अंदर, जो कि पहली भारतीय महिला थी। अभिनव बिंद्रा गोल्ड लेने वाले 2008 बीजिंग के अंदर, नीरज चोपड़ा 2020 के अंदर टोक्यो के अंदर। बस यही हमारे टोटल मिला के मेडल्स है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसके वजह से हम लोग ओलंपिक में परफॉर्म नहीं कर पाते, सबसे बड़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। मतलब ना परिवार वाले टैलेंट आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ना कोई दोस्त कर पाते हैं, ना कोई दोस्त तो कर लेते हैं बेचारे, बोलते भी होंगे, लेकिन फिर कोई वही है ना, बच्चे के पास सपोर्ट ही नहीं है। समझ गए? तो मैं खुद क्रिकेट बहुत अमेजिंग खेला करता था जब मैं कितना 10th क्लास तक, तो हर कोई देख के बोला करता था कि आप तो जाओगे इंटरनेशनल, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, ऐसा माहौल ही नहीं था। तो 10th बोर्ड को प्रायोरिटी दी गई सबके द्वारा और मेरे को क्रिकेट छुड़ा दिया गया। फिर उसके बाद कोच आके बोलते हैं काम करो बास्केटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलना आता तुम्हें, बास्केटबॉल खेलते हैं, वो भी छुड़वा दिया क्रिकेट जो अच्छा कुछ होता, फिर बास्केटबॉल खेलने लगा दिया। तो बहुत जरूरी है कि टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन करना, और क्रिकेट ने तो सबसे ज्यादा बर्बाद कर दिया। मतलब क्रिकेट तो इतना ज्यादा डोमिनेट है हमारे यहाँ पे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई लव स्पोर्ट, मेरे को तो क्या सारे गेम पसंद है, लेकिन क्रिकेट तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी है, मेरा ही फर्स्ट लव है। लेकिन क्रिकेट ने इतना तो देश को बर्बाद, मतलब आप ऑब्वियसली गेम से हमें खुशी मिलती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी चीज इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि बेचारे दूसरे वाले स्पोर्ट को आ ही नहीं पाए। तो हमारे यहाँ पे जो भी टोटल बजट है उसका 70% तो स्पोर्ट्स जो है क्रिकेट के अंदर ही चल जाता है। क्रिकेट के अंदर ही टोटल जो अगर आप देखोगे ना वो ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसके अलावा करप्शन एंड पॉलिटिक्स
हर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड है वो आपको पॉलिटिक्स का मिलेगा, जिसको कोई लेना देना नहीं है, जिसको ये नहीं पता स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, उसने अपनी जिंदगी में शायद ही कोई 2 दिन भी खेला होगा अच्छे तरीके से। इसके अलावा स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है हमारे यहाँ पे। मैं मेलबर्न गया था तो मैंने देखा था कि 5-6 बजे लोग है ना सूटेड बूटेड होके जो है ना वो वहां पे समुद्र की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा ये लोग इधर जा कहाँ रहे हैं इतने सारे लोग, तो बोलता है कि स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं। मतलब सब अपना अपना गेम खेलेंगे वहां पे, कोई सर्फिंग करेगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा। मतलब सूट वूट 5-6 बजे ऑफिस से फ्री, उसके बाद में उठा के कोई टेनिस खेलने जा रहा है, कोई क्या है। तो कल्चर बहुत जबरदस्त है स्पोर्ट्स का। हमारे यहाँ पे 5-6 बजे आके ठसो के बैठ जाते हैं सब लोग आके जो सरकारी कर्मचारी है, वो भी जो प्राइवेट वाले तो बेचारे छूटते ही नहीं ऑफिस से चलिए, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हमारा कोई गोल नहीं है, हम लोग शॉर्ट टर्म के ऊपर देखते हैं। अभी भी हम लोगों ने कभी भी ऐसा कोई कल्चर नहीं बना रखा हमारे यहाँ पे कि 20 साल के बाद हम लोग 50 मेडल लेके आ सके। हम लोग शॉर्ट टर्म 2 साल बाद क्या होगा उसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, पॉलिसीज नहीं है, क्रिकेट का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे कुछ कारण है जिसकी वजह से हम लोग डोमिनेट नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन के बारे में बात करें, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो कि ये 2000 के बारे में पूछा गया, 2021 के अंदर ये सवाल है जो कि आया था और लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स को लेकर, क्योंकि विनेश फोगाट दोस्तों इसके अंदर इनको नॉमिनेट किया गया था, तो काफी बड़ी बात थी वो, है ना। तो इसीलिए ये पेपर के अंदर आया 2021 के अंदर। जैसे कि टाइगर वुड जो है वो फर्स्ट विनर थे इस अवार्ड के। मैक्सिमम अवार्ड ही फॉर्मूला 1 वाले हैं, रॉजर फेडरर को मैक्सिमम अवार्ड मिला है कंपैरेटिवली टू अदर एथलीट्स। तो आई थिंक इसके अंदर जो सही है फॉर्मूला 1 वाला गलत है इसमें, तो 2 गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पेज नंबर 2, यहाँ पे बात करी गई है पॉस्को एक्ट के बारे में। तो देखो, पॉस्को एक्ट जब भी आपको सुनने को मिलता है तो हम लोग मेल को ही कंसीडर करते हैं अक्यूज के तौर पे, है ना। और अभी एक केस है जो कि देखने को मिला कि एक बच्चे को सेक्सुअल हरेसमेंट किया गया महिला के द्वारा। तो क्या ये केस महिला के ऊपर चल सकता है क्या? तो दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर बोल दिया कि जेंडर न्यूट्रल है पॉस्को केस। पॉस्को का जो भी कानून है वो जेंडर न्यूट्रल है, चाहे पुरुष हो महिला हो। किसी ने भी अगर किसी भी बच्चे के साथ में जो कि 18 से बिलो है या 18 या 18 से बिलो जो भी है, वो